नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 11 राइट नाउ। अब हम पहले सीन में देखते हैं मैट को जो डर के भाग रहा था जंगलों के बीच, और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे पड़ा था एक वैम्पायर। हम देखते हैं डर के मैट छुप जाता है बट वो वैम्पायर उस पर फिर भी अटैक कर देता है और वही हम देखते हैं जेरेमी उसकी जान बचाता है। अब वो वापस उसी कैफे के अंदर आ गए थे जहां पर हम देखते हैं कि क्लाउस ने हर किसी को जो भी कैफे के अंदर था उन सबको एक तरह से ट्रांजिशन प्रोसेस में डाल दिया है वैम्पायर बनाने के लिए, और वहीं पर जेरेमी को एक एक करके उन सबको मारना है। तभी हम देखते हैं जेरेमी उस चीज के लिए मना करता है और कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है और वो किसी को मारना नहीं चाहता है। तभी हम देखते हैं कि डेमन समझाता है कि तुम इन्हें लोग मत समझो, सिर्फ अपना एक टारगेट समझो, क्योंकि तुम्हें हंटर्स मार्क कंप्लीट करना है, वो जरूरी है। तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है कि ये करना ही पड़ेगा तुम्हें, और वहीं जेरेमी बोलता है मैं नहीं करूंगा, तुम मुझे कंपेल भी नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं एक वैम्पायर हंटर बन चुका हूं। तभी हम देखते हैं बोलता है कि चलो तुम तो वैम्पायर हंटर बन चुके हो बट मैं इन सबको कंपेल कर दूंगा मैट को मारने के लिए। मैट तो इंसान है और मैं उसको आराम से मरवा दूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन एकदम टेंस हो जाता है उन सब के लिए, और तभी वो कहता है कि जाओ हंटर वाले सारे हथियार लेके आओ जेरेमी, और फिर वहां कहता है मैट से तुम भी जाओ इसके साथ। तभी हम देखते हैं कि वो क्लाउस को मनाने की कोशिश करता है, और हम देखते हैं बाहर आने के बाद मैट की गर्दन में से खून निकल रहा था क्योंकि उसे वैम्पायर ने बाइट कर लिया था। जेरेमी बोलता है मैट से कि तुम्हारा ब्लड एक तरह से पूरी एरिया में फैल चुका है और उसकी स्मेल फैल चुकी है, और जैसे उन वैम्पायर की ट्रांजिशन पूरी होगी वो तुम्हारे पीछे आएंगे तुम्हें मारने के लिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां पर डेमन आ जाता है और डेमन कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम मारो उन वैम्पायर्स को और एक तरह से अपना मार्क पूरा करो। तभी हम देखते हैं जेरेमी बोलता है ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, इतने सारे हैं वो और अब हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ऊपर से मैट मारा जाएगा इस चक्कर में क्योंकि उसका खून भी बह रहा है। और ये देखने के बाद डेमन बोलता है अच्छा तो चलो तुम यहाँ से भागो, मैं अपना आप संभालने की कोशिश करता हूँ सिचुएशन को। और ये देखते हुए हम देखते हैं जेरेमी और मैट वहां से तेज तेज भागने लगते हैं अपनी कॉटेज या फिर लेक वाले हाउस की तरफ। वहीं पर हम देखते हैं कि एक वैम्पायर उनका पीछा करने लगता है, वहीं पर हम देखते हैं डेमन उसका दिल निकाल के बाहर फेंक देता है, और वहीं पर हम देखते हैं दूसरा वैम्पायर अटैक कर देता है मैट के ऊपर। और वहीं हम देखते हैं कि अब अलीना यहाँ पर आ चुकी थी उसे बचाने के लिए, और उस बंदे की गर्दन तोड़ के फेंक देती है और कहती है यहाँ पर हो क्या रहा है और यहाँ पर ये वैम्पायर क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं वो भागते हुए अपने कॉटेज के अंदर पहुंच जाते हैं, और वहां बाहर अलीना खड़ी होकर पूछती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और वहां देखती है कि सारे जितने भी वैम्पायर थे ट्रांजिशन प्रोसेस के बाद वहां पर इकट्ठा होने लगे थे मैट और जेरेमी के लिए। और तभी हम देखते हैं अलीना डरते हुए घर के अंदर चली जाती है। अब हम देखते हैं अगले दिन सुबह हो चुकी थी और वहीं पर हम देखते हैं कि सारे जितने भी वैम्पायर उसके घर के आसपास थे वो वहां से जा चुके थे क्योंकि अब ये डे लाइट थी, उनके पास डे लाइट रिंग नहीं थी। वहीं पर हम देखते हैं कि अब अलीना बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि डेमन ये तुम्हारा प्लान है इनोसेंट लोगों को मरवाना और एक तरह से ये सब करना। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है मेरा प्लान तो नहीं था बट परफेक्ट प्लान था। और यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं अलीना उस पर गुस्सा करने लगती है, और तभी वो कहता है कि सारी गलती जेरेमी की है, उनको मार क्यों नहीं देता। और ये कहने को जेरेमी बोलता है इसमें मेरी क्या गलती है। वहीं पर हम देखते हैं डेमन कहता है तू चुप रहे, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ सुन। और वहां पर बोलता है कि मैं आराम से सिचुएशन संभाल लेता बट ये फिर मैट भी हमारे साथ आ गया था और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन बोलता है तू टेंशन मत ले अलीना, वो मार्क बढ़ जाएगा, आराम से वो क्योर भी मिल जाएगा। और ये कहने को अलीना बोलती है मुझे क्योर नहीं चाहिए, मुझे उन लोगों की प्रोटेक्शन चाहिए जिसे मैं प्यार करती हूँ। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी सिचुएशन, लिटिल गिलबर्ट के साथ मिलकर यहाँ पर रहूंगा और हंट करूंगा उन वैम्पायर्स को, और तुम यहाँ के सबसे यूजलेस बंदे को अपने साथ लेके जा सकती हो, मतलब कि मैट को तुम अपने साथ लेके जा सकती हो यहाँ से, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलीना बोलती है मैं मेरे भाई को तुम्हारे साथ ऐसे अकेला नहीं छोड़ने वाली हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो उसकी आंखों में देखता है और एक तरह से साइड बॉन्ड की वजह से कहता है कि मैं जेरेमी को सेफ रखूंगा, तुम मेरे पे यकीन रखो और प्लीज तुम चली जाओ यहाँ से, इसको मैट को लेकर वो सबके लिए बेटर होगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलीना उस पर यकीन करती है और वहां से मैट को ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम अगले सीन में रिबेका को देखते हैं जो अभी भी सैल्वाडोर हाउस के अंदर थी, और उसे वहां देख के हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तुम अपने घर नहीं जाना। और ये कहने को रिबेका बोलती है ओफो तुम भी स्टेफन, कभी कहते हो मुझे कंपेल करके भुला दो अलीना के बारे में, और कभी मुझे कहते हो कि तुम मेरे पास आसपास भी मत भटको, ये है क्या तुम्हारे बारे में, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता है। और क्या तुम क्योर अभी भी नहीं ढूंढना चाहते हो। और ये कहने के बाद बोलता है स्टेफन हाँ मैं क्योर जरूर ढूंढना चाहता हूँ, और वो मैं शायद अपने लिए रख लूं, पता नहीं किसके लिए करूं बट मैं रखना चाहता हूं उस क्योर को। और ये रखने के बाद हम देखते हैं कि रिबेका उठती है और बोलती है मेरे पास एक प्लान है, सिंपल सा प्लान है, बहुत ईजी है। हमें क्या करना है प्रोफेसर शेन का वो स्टोन चुराना है जो साइलस से बिलोंग करता है, और हमारे पास अगर वो स्टोन हो जाएगा तो हमारे पास शेन अपने आप आ जाएगा, जिससे कि टीम रिबेका 1 पॉइंट हो जाएगा और टीम क्लाउस 0 पॉइंट हो जाएगा, जिससे हम आराम से जीत जाएंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों का प्लान परफेक्टली बन चुका था।
फिर अब हम बानी को देखते हैं जो एक तरह से प्रोफेसर शेन के साथ थी और प्रोफेसर शेन उसे मेडिटेट करना सिखा रहे थे। वही हम देखते हैं बानी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी अपने इमोशंस को और कहती है कि वो इतनी सारी पावर ले चुकी है अब और वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है और एक तरह से हर जगह वेस्ट कर रही है। तभी हम देखते हैं उसके साइड वाली कैंडल बहुत तेज से फ्लेम में उठने लगती है और ये देख के हम देखते हैं बानी एकदम एग्रेसिव हो जाती है और तभी हम देखते हैं शेन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है बानी तुम कंट्रोल कर सकती हो, तुम्हें सिर्फ अपने आप पे यकीन रखना चाहिए और एक तरह से बिल्कुल शांत हो जाओ। तभी हम देखते हैं फ्लेम में एकदम बंद होने लगती है और हम देखते हैं कि एक तरह से बानी अपने आप पे कंट्रोल पा रही थी। वहीं पर हम देखते हैं अब शेरिफ अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहां पर आ चुकी थी और बानी को कहती है तुम बैठी रहो और वहीं पर हम देखते हैं शेन को गिरफ्तार करके ले जाती है और ये देख के हम देखते हैं बानी एकदम कंफ्यूज हो जाती है यहाँ पर हो क्या रहा है, प्रोफेसर शेन ने किसका क्या बिगाड़ा है। तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद शेरिफ बोलती है तुम अपने पापा से पूछना इसने क्या बिगाड़ा है और अभी हम इसको लेके जाना होगा और वहां से ले जाते हैं और बानी एकदम कंफ्यूज वहां पर खड़ी हो जाती है। अब हम देखते हैं जेरेमी को जो डेमन के साथ था और वहां पर वो मारने जा रहे थे दूसरे वैम्पायर्स को जो उन्हें ट्रांजिशन प्रोसेस में देखे थे। तभी हम देखते हैं वो जाने के बाद देखते हैं पूरा बार ही खाली था। बार को खाली देखते हुए अंदर जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि सबकी लाशें पड़ी थी एक कोने में और वहां पर पूरी तरफ खून ही खून था। ये देख के वो डर जाते हैं कि ये सब किसने किया। तभी हम देखते हैं पीछे से कोल आके खड़ा होता है और कहता है यार मुझे अकेले में मिलना पसंद है इसलिए मैंने इन सबको मार दिया। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एकदम डर जाते हैं कि कोल यहाँ पर करके आ रहा है और इनको क्यों मार दिया। तभी हम देखते हैं कि कोल बोलता है कि जो तुम करने जा रहे हो सबसे वाहियात आइडिया है, तुम क्योर को ढूंढने जा रहे हो बट साथ में तुम किसी और को भी जगा दोगे जो बहुत ही खतरनाक है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तुम क्या साइलस की बात कर रहे हो। और ये कहने के बाद कोल बोलते हैं हाँ मैं साइलस की बात कर रहा हूँ। कुछ सदियों पहले मैं एक ग्रुप से मिला था जो साइलस की पूजा करता है और उनके मानने के हिसाब से अगर वापस आ गया साइलस तो उस पूरी इंसान की प्रजाति को ही खत्म कर देगा और मरे हुए को जिंदा कर देगा और उसको वापस नहीं आना चाहिए। और ये कहने के बाद बोलते हैं मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। और ये कहने के बाद बोलता है चलो बाहर बैठ के बात करते हैं आराम से और थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेते हैं। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है ये अंडर एज है और मुझे तुम पसंद नहीं तो हम एक साथ नहीं बैठेंगे। और ये कहने के बाद वहां से जाने की कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं कोल बोलता है चाहूं तो मैं तुम्हें अभी रोक सकता हूं, मैं हंटर को मार दूंगा और फिर काम खत्म है। पर बोलता है कि हाँ हंटर को मारूंगा तो अगले 100 साल तक मुझे हंटर होल्ड करेगा, तो ऐसा करता है उसका हाथ तोड़ देता हूं। तभी हम देखते हैं डेमन जेरेमी को बचाने के लिए एक ओरिजिनल से भिड़ जाता है और उसे पकड़ के मारने लगता है और बोलता है जेरेमी तू यहां से भाग। तभी हम देखते हैं जेरेमी वहां से तेज तेज भागने लगता है और वहीं हम देखते हैं कि डेमन पर भारी पड़ रहा था कोल, उसकी गर्दन दबा देता है डेमन की। और वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन लड़ाई कर रहा है और वहीं पर जेरेमी को भागने के लिए कह रहा है। अब हम देखते हैं बानी को जो अपने पापा के साथ थी और वहीं पर हम देखते हैं कि शेन का इंटरव्यू एक तरह से ले रही थी और उसका बयान ले रही थी शेरिफ। शेरिफ बोलती है कि तुम पे इल्जाम है एक मासकर करवाने का, 12 लोगों को मरवाने का। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और प्रोफेसर शेन अपने आप को एक तरह से इनोसेंट साबित करने की कोशिश करता है। और वहीं पर वो स्क्रीन पे देखते हुए बानी बोलती है देखो पापा आप एक गलत इंसान पे इल्जाम लगा रहे हो, प्रोफेसर शेन ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि बानी का पापा बोलते हैं ना तुम गलत समझ रही हो, ऐसे इंसान बहुत ही मैनिपुलेटिव चार्मिंग होते हैं जो तो वीक माइंडेड के ऊपर फीड करते हैं, तुमको बेवकूफ बना रहा है वो, और ये सब उसी ने किया है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रोफेसर शेन ने ऐसा किया है। और ये कहने के बाद बानी का पापा बोलता है मुझे अप्रैल ने बताया है कि इसी ने करवाया, ऊपर से उसने कन्फेस किया था रिबेका के आगे और ये रियल बात है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब बानी कंट्रोल नहीं कर पाती, गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसे इल्जाम लगा भी क्यों कैसे सकते हो इस इंसान पे, और मैं उससे जाके खुद बात करूंगी, अगर वो किसी को बताएगा तो मुझे बताएगा इन गलत कामों के बारे में भी क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। तभी हम देखते हैं गुस्सा होते हुए उसी रूम के अंदर जाती है, जिसे देख के शेरिफ को बानी के पापा बोलते हैं एक बार इसको इंटरव्यू लेने दो, इसको कुछ डाउट है तो क्लियर कर लेगी। तभी हम देखते हैं बानी वहां पर बैठती है और बोलती है कि आपको क्या लगता है कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है कि रिबेका झूठ बोल रही है और आप सच बोल रहे हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपने मुंह पे हाथ लगाता है और कहता है बानी तुम्हें पता है सच क्या है। और तब हम समझते हैं कि रियल में जितने भी मासाकर हैं वो उसी ने करवाए हैं। और ये देख के अब बानी एकदम शॉक हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि अब सीधा अलीना घर पे आ चुकी थी और मैट को अपने साथ लाई थी और वहीं वो मैट को बोलती है सॉरी तुम्हें इस पंगे में फंसना पड़ा और यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये कहने के बाद मैट बोलते नहीं प्रॉब्लम है मैं नहीं जेरेमी हो, मुझे पता है तुम अगर अलीना पहले वाली होती ना तो बिल्कुल भी जेरेमी को डेमन के साथ नहीं छोड़ती, बट जब से तुम साइड हुई हो ना तुम उसको अविश्वास करने लगी हो, और खासकर कल रात के हादसे के बाद अगर तुम रियल अलीना होती तो अपने भाई को कभी नहीं छोड़ती उसके आगे, और ये सिर्फ साइड बॉन्ड है। तभी हम देखते हैं उनके पास फोन आता है जेरेमी का और वहीं पर जेरेमी का फोन उठा के अलीना बोलती है क्या हुआ, और जेरेमी वहां से बताता है कि हालात बहुत बुरे बिगड़ चुके हैं और उसे एक हेल्प की जरूरत है क्योंकि उसने तो अपनी जान बचा ली है डेमन की मदद से, बट डेमन अभी भी उसके पंगे में है और तुम्हें हेल्प करनी होगी और तुम सीधा क्लाउस के पास जाओ। और हम देखते हैं कि अलीना सीधा क्लाउस के पास पहुंचते हैं और क्लाउस उसको अपने पास हेल्प के लिए आते देखते पूछता है
अरे तुम तो वही हो ना जिसके दोस्त ने मुझे एक बार जान से मारने की कोशिश की थी, एक बार जिंदा एक तरह से फ्रीज कर दिया था मुझे, एक बार मुझे कंक्रीट के अंदर दबाने की कोशिश की थी, वो तुम्हारे ही दोस्त थे ना। और ये कहने को एलिना बोलती है तुम्हारी तो गलती है सब, तुमने ही जेरेमी को एक तरह से उस वैम्पायर हंटर बनाने की शुरुआत की है और तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस बोलते हैं तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए मुझसे हेल्प मांगने की, तुम्हें रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि अलीना बोलती है कि तुम्हें वो क्योर चाहिए, मुझे भी वो क्योर चाहिए और हमारे एक ही मकसद है, तो तुमको हेल्प करनी पड़ेगी। और ये देखने के बाद हम देखते हैं थोड़ी देर में क्लाउस मान जाता है और फोन मिलाता है अपने भाई को और बोलता है कि भाई 3 दिन हुआ है तुझे डिब्बे से बाहर निकले हुए और तूने हर जगह एक तरह से नाक में दम कर रखा है। अब ऐसा कर, गिलबर्ट बॉय को तू टच नहीं करेगा और चुपचाप उनको छोड़ के घर आ जाएगा, वरना याद रखना मैं फिर से डैगर मार के तुझे डिब्बे में बैठा दूंगा। और ये कहने के बाद फोन काट देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि अब कोल ये सुनने के बाद समझ जाता है कि उसे जेरेमी को नहीं मारना है, बट उसके पास कोई और ऑप्शन चाहिए उससे बदला लेने का। तभी हम देखते हैं वहां पर वो डेमन को टॉर्चर कर रहा था, एक तरह से पूरा ब्लडी ब्लड था। और वहां पर लास्ट में जाने से पहले बोलता है कंपल्शन में कि अब डेमन तुम्हारा काम है जेरेमी को जान से मारना और मैं नहीं मार पाऊंगा पर तुम्हें जरूर मारना। और ये कहने के बाद उसे वहां से जाने देता है। अब हम देखते हैं जेरेमी घर पहुंच चुका था और अपने सारे हथियार कलेक्ट कर रहा था मारने के लिए। और ये देखते हैं अलीना बोलती है तुम शांत हो जाओ, डेमन को आने दो फिर हम डिसाइड करेंगे। तभी हम देखते हैं जेरेमी बोलता है अभी भी तुम डेमन पे यकीन करती हो अलीना, और जब से तुम पे साइड बॉन्ड हुई है तुम तो बिल्कुल भूल ही चुके हो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। और ये देखने के बाद बोलती है नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता है और मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, और यहाँ तक कि डेमन भी करता है, इसलिए उसने तुम्हारी जान बचाई है। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है उसने मेरी केयर नहीं की, उसने सिर्फ मैप की केयर की है क्योंकि मैं एक तरह से मैप हूँ। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है नहीं, वो तुम्हारी केयर करता है और मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करती हूँ, और उसे मनाने की कोशिश करती है। वहीं पर हम देखते हैं कि अभी बिना कॉन्शियसनेस के हम देखते हैं कि जेरेमी ने एक तरह से स्टेक उठा लिया, जिसे देख के एकदम अलीना डर जाती है और कहती है जेरेमी तुम अपने आप पे कंट्रोल खो रहे हो। तभी हम देखते हैं जेरेमी बोलता है हाँ आजकल हो रहा है मेरे ऊपर, मेरे अंदर बहुत ज्यादा रेज आ रही है, मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ इस मार्क को जिससे हमें क्लाउस से भी छुटकारा मिले। और यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं वैम्पायर्स को मारना जिससे सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए। अब हम देखते हैं कि डेमन वापस आ चुका था और सीधा अलीना से आके मिलता है। तभी हम देखते हैं अलीना बोलती है तुम सही तो हो और तुम्हारी कंडीशन कैसी है। तभी हम देखते हैं डेमन बोलता है हाँ सब कुछ सही है, बट वो एक तरह से जेरेमी से मिलना चाहता है क्योंकि वो उसे सॉरी बोलना चाहता है। वो कुछ ज्यादा ही हार्श और गुस्से में था उसके साथ पूरे दिन और कई दिनों से बहुत ज्यादा बुरा बिहेव कर रहा है। और ये कहने के बाद बोलती है नहीं जेरेमी तो घर पे नहीं है, वो बाहर गया हुआ है मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर और शायद तुम उसे वहां पे मिल सकते हो। तभी हम देखते हैं वो बोलता है हाँ मुझे उसे जरूरी मिलना है और वहां से चला जाता है। और अब हम देखते हैं अलीना को इस बात पे शक होता है कि कब से डेमन किसी से माफी मांगने लग गया और वो शायद उसका पीछा करती है। अभी हम देखते हैं कि अलीना और डेमन पहुंच चुके थे मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर और वहां पर वो देखते हैं कि डेमन हर जगह देख रहा था कि जेरेमी कहाँ है, जेरेमी कहाँ है। तभी हम देखते हैं वो मैट से मिलते हैं और जेरेमी के बारे में पूछने लगता है और तभी मैट बोलता है वो तो पीछे वाले रूम में है और मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तभी हम देखते हैं वहां पर एलिना उससे बात करती है और कहती है तुम कैसे हो। तभी मैट बोलता है हाँ मैं अभी सही हूँ बट थोड़ा भी मुझे टाइम लगेगा वापस नॉर्मल होने में। तभी हम देखते हैं वो जेरेमी को देखकर डेमन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और उसकी वैम्पायर जैसी आंखें होने लगी थी। और ये देख के हम देखते हैं जेरेमी वहां से भागने की कोशिश करता है और पीछे के रास्ते भाग जाता है। और ये देख के हम देखते हैं कि डेमन उसका पीछा करने लगता है बट तभी उसे अलीना रोकती है और अलीना को रोकते हुए रुकता है। बट हम देखते हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर अंदर जाकर वो जेरेमी को यहाँ वहां ढूंढने लगता है स्टोर रूम में। और वहीं हम देखते हैं कि जेरेमी चुपचाप पीछे के रास्ते से जहां पर मिस्टिक ग्रिल्स की बेसमेंट मिलती है उन पुरानी गुफाओं से जो बहुत बहुत पहले की हैं, तभी हम देखते हैं वहां से सीधा भाग जाता है जेरेमी वहां से। और वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन उसे ढूंढने लगता है और तभी अलीना पूछती है तुम्हें इतनी क्या जल्दी है जेरेमी से मिलने की। और तभी हम देखते हैं कि शायद कोल ने कुछ किया है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जेरेमी को मार देना चाहिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो होल की तरफ देखता है और होल की तरफ देख के उसमें भाग जाता है, जिसे देख के अलीना बहुत बुरी तरह से डर जाती है कि शायद वो उसके भाई को आज मार डालेगा। अभी हम देखते हैं डेमन उन गुफाओं में चिल्ला रहा था जेरेमी भाग मुझसे, जितना दूर हो सके उतनी दूर भाग, मैं कंपल्शन के अंदर हूं, अगर तू मुझे मिला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये हम देखते हैं जेरेमी ये सुनते हुए डरते हुए भागने लगता है। और वही हम देखते हैं अलीना भी शायद पीछे पीछे उन गुफाओं के अंदर आ चुकी है और तीनों लोग बहुत ही एक दूसरे को ढूंढ भी रहे हैं और घबराए हुए भी हैं। अब हम देखते हैं रिबेका को और स्टेफन को जो एक तरह से टीम बन के वापस आ चुके थे प्रोफेसर शेन के ऑफिस के अंदर, और वहां पर ढूंढने लगते हैं। उन्हें कहीं भी नहीं मिलता वो बड़ा सा स्टोन और ढूंढ ढूंढ के पागल से हो चुके थे। तभी हम देखते हैं वो दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। वहीं पर रिबेका बोलती है कि आज वो लेट ही आएगा, शेन उसने उसको लंबा फंसा दिया अप्रैल की मदद से, तो हमारे पास खूब टाइम है। तभी हम देखते हैं उस दोनों बातचीत करने लगते हैं और रिबेका बोलती है तुम कितने बढ़िया थे 1920s में, हम इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, मजे आते थे करने में, लाइफ एंजॉय कर रहे थे। और ये कहने को स्टेफन बोलता है यार मैं उस टाइम पे मैं नहीं था, एक रिपर था और रिपर वैसे ही होता है। तभी रिबेका बोलती है कि मुझे पता है कि मैं चाहूं तो तुम्हारी अलीना की मेमोरीज को मिटा सकती हूँ बट मैं नहीं मिटाऊंगी, उसका रीजन है मैं तुम्हें थोड़ा सफर करवाना चाहती हूँ। मैंने पूरी लाइफ में यही सीखा है
प्यार, केयर तुम्हें हमेशा दुख देंगी और तुम्हें कभी भी खुशी नहीं देंगी स्टेफन। और हम देखते हैं कि ये दोनों बातचीत करते हुए रोमांटिक होने लगते हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं गेट खुलता है और दोनों छुप जाते हैं। हम देखते हैं कि एक अलग सा बंदा जिसकी हमको पर्सनैलिटी पहले नहीं पता है, एक तरह से बुक्स के पीछे से उस बड़े से स्टोन को निकालता है और तभी हम देखते हैं रिबेका उस पर अटैक करती है और कहती है कि थैंक्स हमारे लिए ढूंढने के लिए, हमको तो नहीं मिला बट तू कौन है ये बता। तभी हम देखते हैं उस बंदे को एक तरह से बंदी बना लेते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं। तभी पता चलता है कि उसके ब्लड में विवेन है और विवेन देने से पहले उसको हिप्नोटाइज किया हुआ है, कंपेल किया हुआ है। तभी हम देखते हैं वो बंदा अपनी जीभ काट काट के खून से भरी जीभ को बाहर फेंक देता है जिससे कि उससे कोई बयान ना ले सके। तभी हम देखते हैं ये देखकर स्टेफन बोलता है कि जिसने भी इसको कंपेल किया उसने इसको मरने के लिए जरूर कहा होगा। तभी हम देखते हैं कि रिबेका के हाथ में रखा चाकू लेके अपनी गर्दन पे मारता है और खुद को जान से मार लेता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं स्टेफन बोलता है या शायद तुम्हारा भाई हो सकता है या फिर मेरा भाई, या फिर हमको लगता है कि कोई तीसरा बंदा आ चुका है क्योर को ढूंढने के लिए और अब हमारा कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और ये देख के दोनों बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाते हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अब अलीना का फोन आया था स्टेफन के फोन पे। वो स्टेफन को बोलती है कि जेरमी के पीछे पड़ा हुआ है डेमन मारने के लिए और उसे कोल ने कंपेल किया है। तभी हम देखते हैं ये फोन कोई और नहीं रिबेका उठाती है और कहती है कि वो तो आसपास है नहीं। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है तुमने क्या किया है मेरे स्टेफन के साथ। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है कौन सा स्टेफन, तुम्हारा कोई स्टेफन नहीं है, स्टेफन मेरे साथ है और तुम्हें बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं स्टेफन को सारी आवाजें सुनाई दे रही थी कि जेरेमी खतरे में है बट वो कोई रिएक्ट नहीं करता। और ये देख के हम देखते हैं कि अलीना समझ जाती है कि अब स्टेफन हेल्प नहीं करेगा और कहती है कोई नहीं स्टेफन मैं अपने आप कर लूंगी। और वो फिर से ढूंढने लग जाती है उन गुफाओं में अपने भाई को। अब उन गुफाओं के अंदर हम देखते हैं कि डेमन उसको ढूंढ रहा था और जेरेमी को बोल रहा था कि हाँ मैं आ रहा हूं तुम्हारे पीछे, भागना है तो भाग ले, तेरे लिए अच्छा रहेगा अगर तू यहाँ से भाग जाएगा तो। तभी हम देखते हैं कि जेरेमी क्या करता है, अपना हाथ काट लेता है और अपना ब्लड गिरा देता है। वहीं पर हम देखते हैं इसकी स्मेल आ जाती है डेमन को और बोलते हैं तुम कितने बड़े बेवकूफ हो जेरेमी, एक तुम वैम्पायर से लड़ रहे हो और अपने ब्लड से अपना सिग्नल दे रहे हो कि तुम कहाँ हो। तभी हम देखते हैं डेमन वहां पर आता है, उसका कपड़ा उठाने की कोशिश करता है जिसमें ब्लड लगा था। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करता है जेरेमी और जेरेमी के हाथ पे काट लेता है डेमन। और वहीं हम देखते हैं जेरेमी को नीचे गिरा देता है और जैसे ही गिराता है हम देखते हैं जेरेमी उसको शूट करने लगता है और 3-4 बुलेट मारता है। और ये देखने के बाद हम बोलते हैं कि डेमन अब तुम शांत हो जाओ। तभी हम देखते हैं डेमन बोलता है नहीं हो सकता, तुम्हें मेरे दिल पे मारनी चाहिए थी। तभी हम देखते हैं कि वो उस पर फिर अटैक करने की कोशिश करता है और इस पर जेरेमी उसके सर पे मारता है। और वहीं हम देखते हैं कि कुछ टाइम के लिए अब डेमन मर चुका है। तभी हम देखते हैं डेमन थोड़ी देर में फिर होश में आता है और वहां पर चिल्ला के बोलता है जेरेमी तुम्हें इतना बड़ा बेवकूफ नहीं होना चाहिए था, तुम्हें मुझे एक झटके में मार देना चाहिए वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये करने के बाद उसका फिर से पीछा करने लगता है। अब हम देखते हैं कि अब बानी अभी भी इंटरव्यू ले रही थी प्रोफेसर शेन का और एक तरह से उसे बातचीत कर रही थी। तभी हम देखते हैं बोलती तुम पागल हो चुके हो, तुम लोगों को मरवाते हो और सुसाइड करवाते हो, एक तरह से तुम्हें क्या लगता है सब सही है। और तभी प्रोफेसर शेन बोलता है वो सब लोग वापस आ जाएंगे, जैसे साइलस वापस आएगा उन सबको जिंदा कर देगा। और ये कहने के बाद बानी बोलते तुम पागल तो नहीं हो। और तभी वो कहते हैं पागल नहीं हूं, मैं थोड़ा पैशनेट हूं इन सब चीजों को लेकर। और तभी हम देखते हैं बानी बोलते मैं ऐसे जा रही हूँ, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है और तुम फालतू की बकवास कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वहां से जाने लगती है और तभी जाते हुए बोलते हैं प्रोफेसर शेन कि तुम्हें अपनी ग्रैम्स को बचाना है उन विचेस से जो उसे परेशान कर रही है, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही मैजिक यूज कर रही थी और एक तरह से तुम अपने ग्रैम्स को वापस जिंदा कर सकती हो। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि वो वापस आके बैठने लगती है और कहती है कि ग्रैम्स को इसमें बिल्कुल बीच में मत लाना। और हमारे फर्स्ट सेशन में मैंने ग्रैम्स के बारे में बताया है क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बट तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं अपनी बकवास टोंट मारने की मेरी, स्पेशली ग्रैम्स के बारे में। बानी ये सब सुन सुन के एक तरह से पक चुकी थी और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं जान पूछकर शेन उसको एक तरह से गुस्सा दिला रहा था जिससे कि वो अपना कंट्रोल खो दे। तभी हम देखते हैं बोलता है कि तुम्हारी ज्यादा जादू यूज करने की वजह से तुम्हारे ग्रैम्स को टॉर्चर सहना पड़ रहा है। और ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि बानी को बहुत गुस्सा आता है और उसका हाथ मोड़ देती है बिना टच करे ही और वहां पर उसकी हाथ की हड्डियां तोड़ने लगती है। और ये देख के हम देखते हैं शेन डर जाता है और उसका हाथ कांपने लगता है और बोलता है बानी तुम ये सब क्या कर रही हो। और ये सब आवाजें सुन के हम देखते हैं बानी के पापा भी अंदर आने की कोशिश करते हैं, बट हम देखते हैं बानी पानी फेंककर पानी में आग लगा देती है जिससे कि उसके पापा उसके अंदर ना आ सके। और तभी हम देखते हैं वो कंट्रोल खोने लगती है और पूरी तरफ आग लगाने लगती है। तभी हम देखते हैं उसके पापा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट ये इम्पॉसिबल हो चुका था उसके लिए क्योंकि अब बानी एक तरह से पूरी तरह से कंट्रोल खो चुकी थी। वही हम देखते हैं वो प्रोफेसर शेन से बोलता है तुम तो कुछ करो, तुम्हें कुछ पता हो तो। तभी हम देखते हैं प्रोफेसर शेन एक तरह से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और काम करने की कोशिश करता है और कहता है बानी तुम कंट्रोल कर सकती हो, तुम कंट्रोल कर सकती हो। तभी हम देखते हैं उसे कंट्रोल कर देता है जिससे कि आग भी बुझ जाती है, उसका हाथ का दर्द भी खत्म हो जाता है। बट हम देखते हैं कि
बानी का एक तरह से दिल टूट चुका था कि उसका किसी ने यूज किया है। तभी हम देखते हैं उसके आंखों में से आंसू थे और ये देखते हुए वहां से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं ये देख प्रोफेसर शेन बहुत खुश होता है और बोलता है मेयर आपकी बेटी बहुत पावरफुल है और एक दिन वो दुनिया की सबसे पावरफुल विच बन सकती है, वो मेरी वजह से हो सकता है। अगर मैं उसको गाइड करूं तो एक तरह से बहुत पावरफुल विच बनेगी, बट अगर उसको मेरी गाइडलाइंस नहीं मिली तो याद रखना कि वो एक टाइम बॉम्ब है, चलता फिरता टाइम बॉम्ब, सब पे फट जाएगी। और ये कहने के बाद हंसने लगता है और ये देख के हम देखते हैं कि बानी का पापा बहुत ज्यादा टेंस था अपनी बेटी के लिए। अब हम देखते हैं कोल को जिसके पीछे रिबेका आ गई थी और रिबेका उससे बोलती है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम एक तरह से जेरेमी को मरवाने की कोशिश कर रहे हो, वो एक हंटर है, इस टाइम पे क्लाउस को हंटर चाहिए और तुम्हें पता है अगर क्लाउस को जो चीज चाहिए वो नहीं मिलती है तो कितना गुस्सा करेगा तुम पे, तुम बात क्यों नहीं मानते हो। तभी हम देखते हैं कि कोल बोलता है मैं किसी का नौकर नहीं लग रहा हूं और क्लाउस ने कहा था कि मैं उसे ना मारूं, कोई और उसे मारे, इसमें कोई डील नहीं होगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रिबेका बोलते हैं स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, एट लास्ट क्लाउस को सब पता चल जाएगा और वो गुस्सा करेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कोल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने कभी सोचा है ये क्योर की बात सुनने के बाद हमारी पूरी फैमिली किस तरह से तहस नहस हो गई है, हमसे एलाइजा मिलना नहीं चाहता, हमारी शक्ल नहीं देखना चाहता है और हम यहाँ क्योर के पीछे पड़े हैं, ऊपर से हम क्योर की वजह से कितना डिसबैलेंस हो चुका है फैमिली में। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है हमारी फैमिली तो कई सालों पहले खत्म हो चुकी थी और हमारी फैमिली सिर्फ नामचारे की है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कोल को गुस्सा आता है और वो उसे ओरिजिनल व्हाइट ओक ट्री वाला स्टेक मारने की कोशिश करता है और लगभग मार ही देता है, जिसे देख के हम देखते हैं रिबेका बिल्कुल रोने की हालत में हो जाती है। वही हम देखते हैं क्लाउस आके उसको धक्का मारता है कोल को और कोल वहां से भाग जाता है। और ये देख के हम देखते हैं रिबेका बोलती है कि मेरा भाई मुझे जान से मारने वाला था। और ये सुनने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ कभी कभी तुम भी सीख लो कैसे डैगर मारते, तुम्हारे बड़े काम आएगा। और हम देखते हैं कि गुस्से में होने के बाद रिबेका भी वहां से चली जाती है और अब हम देखते हैं कि कोल शायद सबको मारने का ट्राई करेगा। अब हम देखते हैं कि जेरेमी गुफाओं के बाहर आ चुका था और उसके हाथ पे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी और डरते हुए वो एक पेड़ के पास जाके बैठ जाता। वही हम देखते हैं डेमन उसका पीछा करते हुए आ रहा है और उसका पीछा करते हुए आ रही है अलीना। तभी हम देखते हैं कि अब अलीना उसको रोकती है डेमन को और डेमन को ब्लड की स्मेल आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि अलीना उसे समझाती है और कहती है तुम मेरे भाई को हार्म नहीं करोगे, इसलिए नहीं क्योंकि तुम साइड हो चुके हो, इसलिए क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि जैसे कि तुमने स्टेफन को रोका था मैं भी रुक जाऊंगा। और ये कहने के बाद बोलती है नहीं, तुम इसलिए रुकोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब हम देखते हैं कि एक टाइम पे रोकने की कोशिश करता है डेमन वो, बट वहां ब्लड की स्मेल और ब्लड गिरते हुए देख बोलता है सॉरी अलीना मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वो जेरेमी के पास चला जाता है और जेरेमी से बोलता है तू मुझे शूट कर दे यहाँ पर जिससे मैं मर जाऊं। तभी हम देखते हैं कि एकदम स्टेफन की एंट्री होती है। स्टेफन अपने भाई की गुद्दी पकड़ के दीवार में लगाता है और बोलता है कि तुम्हें मरने की इस टाइम पे जरूरत नहीं है और बोलता है कि भाई मैं तुझे बचा के रहूंगा और उसकी गर्दन तोड़ देता है और वहां पर जमीन पे गिरा देता है। और इसी सीन पे हम देखते हैं अलीना वहां पर आती है और अलीना से बोलता है यू आर वेलकम और हम देखते हैं कि वो उसको सीधा लेके सेल्वाटोर हाउस के अंदर आ जाता है। अब कुछ ही देर में हम देखते हैं कि होश में आ जाता है डेमन और वहां पर स्टेफन उसी का वेट कर रहा था बेसमेंट के अंदर। तब हम देखते हैं कि स्टेफन से बोलता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। बोले मैंने तुम्हें वीक करने की कोशिश की जिससे कि तुम एक तरह से अटैक ना कर पाओ और जेरेमी की दूसरी बार जान ना ले पाओ। तभी हम देखते बोलता है इसमें कोल की गलती है और मुझे कोल से एक तरह से एंटी कंपल्शन करवाना है। और ये कहने के बाद बोलता है ये तो शायद मुश्किल होगा बट मैं तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखूंगा तो बेटर है। तभी बोलता है मुझे अलीना से मिलना है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है ऐसा होने कैसे दूं मैं, वो साइड है तुमसे, वो तुम्हें बचा के ले जाएगी, जैसे ही तुम कहोगे अलीना मुझे बचा लो और वो तुम्हें बचा के ले जाएगी। और ये कहने के बाद उसको बंद करके वहां से चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं अलीना घर पे आ चुकी थी और अलीना बोलती है मुझे उससे मिल के आना है और वहीं बोलते हैं तुम अलीना नहीं मिल सकती हो उससे और तुम सिर्फ उससे बाद में मिल सकती हो और तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये सारा रूड बिहेव देख के हम देखते हैं अलीना बोलती है तुम बदल चुकी हो पहले से और शायद तुम हर्ट हो उस बात से या फिर मैंने तुमसे सॉरी नहीं बोली है इस वजह से तुम मुझसे नाराज हो। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं अलीना, बात यह है कि तुमने मुझे कभी ऐसा नहीं देखा जब मैं तुमसे प्यार नहीं करता था और तुम मुझे ढंग से अब जानते नहीं। और ये कहने के बाद बोलता है जब टाइम मिलेगा मैं बता दूंगा तुम्हें डेमन से मिलने के लिए और अभी के लिए तुम जा सकती हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलीना वहां से जाने लगती है और थोड़ी इमोशनल दिखाई देती है। अब हम देखते हैं बानी अपने डैड के साथ ही मिस्टर ग्रिल्स के अंदर और तब उसका डैड बोलता है मुझे लगता है तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है और उसके लिए मैं किसी बंदे को असिस्ट करूंगा। और ये कहने के बाद बानी बोलती है नहीं मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, मैं अपने आप सब संभाल लूंगी और किसी बंदे की मुझे कोई भी जरूरत नहीं, आई एम परफेक्ट। तभी हम देखते हैं उसका बाप बोलता है ना ऐसा नहीं होने वाला है, तुम्हारे लिए मैं सजेस्ट करूंगा शेन जो तुम्हें मैजिक कंट्रोल करना सिखाएगा। और तभी बानी बोलती है शेन तो बिल्कुल भी नहीं और मैजिक कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल में है। और ये कहने के बाद उसका पापा बोलता है नहीं
तुम्हें लगा था जो आज मैंने देखा अपनी आंखों से, शेन ने तुम्हें कंट्रोल किया। मेरी बेटी एक तरह से ऐसी फ्रीक बन चुकी है जिसके पास इतनी ज्यादा डार्क पावर है जिसको खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हें शेन कंट्रोल करेगा और तुम्हें एक तरह से अच्छा बनाने की कोशिश ही करेगा और तुम्हें कंट्रोल करवाना सिखाएगा। और ये कहने के बाद देखते बानी बोलती है नहीं। तभी बोलते हैं बानी अगर तुम नहीं कहोगी इसका मतलब तुम्हें उससे ज्यादा जरूरत है और मैं लास्ट में हाँ ही करवाने वाला हूँ, तो प्लीज तुम बात मान जाओ। अब हम देखते हैं कि सीधा क्लाउस जा चुका था अलीना के घर पे और अलीना को बोलता है नॉक करने के बाद, अलीना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और मैं यहाँ जेरेमी को लेने के लिए आया हूँ, मेरे हंटर को। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है वो कहीं नहीं जा रहा है, उस घर में रहेगा और सेफ है। और ये कहने के बाद बोलते है तुम मेरे भाई कोल को नहीं जानती, वो बहुत ही साइकोपैथिक है। अगर उसने पॉइंट आउट कर लिया कि उसे जेरेमी को मारना है तो मार के रहेगा, अगर वो मेरे साथ रहेगा तो ज्यादा सेफ है। तभी हम देखते हैं जेरेमी बोलता है कि हम अपने घर में रहेंगे और यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम कोल को नहीं जानते, उस घर को राख बना देगा तुम्हें पाने के लिए और तुम्हें मारने के लिए। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है नहीं हमको कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, हम अपने घर में सेफ है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है अच्छी बात है, चलो घर में सेफ रहो, मुझे पता है मेरा भाई आएगा, अगर वो आए तो मुझे फोन कर देना और मुझे बता देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाऊंगा। और ये कहने के बाद बोलता है कि स्वीट ड्रीम्स जेरेमी, जितना सो सको सो लो, क्योंकि तुम्हें पता है कल से मैं फिर तुमसे मरवाना शुरू करूंगा और अगर तुमने नहीं मारे तो तुम्हें पता है तुम्हारे लव्ड वन बहुत है इस टाउन में, मैं एक एक को थ्रेट करूंगा तो तू अपने आप काम करेगा। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं अब स्टेफन सीधा पहुंच चुका था रिबेका के पास और बोलता है कि वो स्टोन कहाँ है जो तुमने चुराया था मेरे साथ मिलके। तभी रिबेका बोलती है मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ। और ये सुनने के बाद स्टेफन बोलता है यार हम तो पार्टनर्स थे ना। और तभी रिबेका बोलती है हाँ पार्टनर्स तो थे, बट अब तक का अगर स्कोर देखा जाए तो तुम मुझे 2 बार झूठ बोल चुके हो तुम मुझसे, और 2 बार धोखा दे चुके हो और मैंने तुम्हें कभी नहीं दिया है, तो मैं जीतती हूँ। तभी हम देखते हो पास करीब आने लगते हैं और तभी बोलती है तुम तो गए थे ना सलीना की हेल्प करने के लिए। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है तुम्हें कोई फर्क पड़ता है उससे, और बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं पड़ता, और एकदम वो किस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है कि एक भी इमोशन नहीं जुड़े होंगे, और तभी रिबेका उसके पास आती है और कहती है हाँ नो इमोशन नो फीलिंग्स। और एकदम हम देखते हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और एक तरह से बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। नॉन फीलिंग रिलेशनशिप होता है जिसपे वो एक तरह से किस करने लगता है, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो जाते हैं और यहीं पर सीन एंड होता है। अगले सीन में हम देखते हैं अलीना बहुत ज्यादा टेंस्ड हो चुकी थी और वहीं पर उसके साथ खड़ा था भाई जेरेमी। जेरेमी बोलता है यार मैं दोनों तरह से मारा हूं, क्या तो मैं लोगों को मारूंगा क्लाउस के अंडर आके या फिर मुझे कोल मार डालेगा। और ये बोलने के बाद बहुत ज्यादा टेंस्ड होता है। उसी मोमेंट पे अलीना बोलती है मेरे पास एक प्लान है। जैसा कि हमें पता है कि अगर हमने एक ओरिजिनल वैम्पायर को मारा तो उसकी सारी ब्लड लाइन मर जाती है, जैसे कि अगर हमने किसी को मारा उससे 1s and 1000s and hundreds ऑफ वैम्पायर जितने भी जुड़े हुए हैं सब मर जाएंगे। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम कोल को मार दे जिससे कि हम डेमन को भी फ्री करवा सके उसके कंपल्शन से, और इतने सारे वैम्पायर बन जाए कि तेरा टैटू पूरा हो जाए, एक तरह से तेरा पूरा मार्क पूरा हो जाए, जिससे कि हमारा पूरा गेम ही कंप्लीट हो जाए। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि वो कोल को मारने की प्लानिंग करते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब कुछ थ्योरीज है, शेन कितना खतरनाक इंसान है, उसने बानी का यूज किया और वो शायद साइलस से जुड़कर दुनिया को खत्म कर दे। वहीं पर हम देखेंगे कि अब डेमन क्या कंपल्शन से छूट पाएगा, वहीं पर क्या कोल को मारने का प्लान पूरा हो पाएगा या फिर क्लाउस और रिबेका के अपने भाई को बचा लेंगे। अब हम देखेंगे अगले एपिसोड में यहीं कि डेमन और स्टेफन के बीच में क्या हालात चलते हैं और वहीं पर क्या अब स्टेफन नफरत करने लगेगा अलीना से। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड टेक केयर एंड बाय बाय एंड टाटा।